गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए आज जेईई मेंस 2019 का 8 अप्रैल के शिफ्ट 2 का पेपर लेकर आया। मैंने आपसे पिछले 2 पेपर में बात करी तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे 1 घंटे के अंदर 15 से 20 सवाल बिल्कुल स्मूथ हैंड लगाए जा सकते हैं, सिर्फ 11th और 12th की प्रॉपर स्टडी करते हुए। और बाकी अगर 5 क्वेश्चन और अच्छे लगाने हैं तो थोड़ी सी स्टडी और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपको अच्छा। मैं स्टार्ट करूँ? सिर्फ आप 11th और 12th की एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड का अच्छा अध्ययन करिए। देखिए सवाल, चलिए बिना कोई भूमिका बनाए आज का पहला सवाल 8 अप्रैल 2019 शिफ्ट 2 की फिजिक्स का सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में रीड करता हूँ, आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। कह रहा है इन ए सिंपल पेंडुलम। अब देखिए क्लास 11th की किताब, कोई भी टेक्स्ट बुक, चाहे आप एस एल अरोरा, चाहे आप प्रदीप, चाहे आप वो ABC, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे कुमार मित्तर, खोल के देख लें। ये क्वेश्चन अगर एज इट इज ना मिल जाए दोस्तों मुझे बताना। एज इट इज क्वेश्चन आपकी किताब में दे रखा है, बिल्कुल वही है। कह रहा है ए सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी के इक्वेशन का वेरिफिकेशन करने के लिए एक बच्चा एक्सपेरिमेंट लगाया है, उसने 20 ऑसिलेशन का टाइम 30 सेकंड ना पाए। तो जिन बच्चों ने मेरे साथ परसेंटेज एरर पढ़ा होगा तो उसकी टाइम की रीडिंग बताइए। अब वो 20 ऑसिलेशन की रीडिंग है चाहे 100 ऑसिलेशन की रीडिंग है, रीडिंग तो रीडिंग होती है, 30 सेकंड बताया गया है। 20 ऑसिलेशन का टाइम 30 सेकंड बताया गया है निश्चित तौर से। 20 ऑसिलेशन का टाइम 30 सेकंड बताया गया है। तो मैंने क्लास 11th में पढ़ाया होता है। और कह रहा है अगर उस पेंडुलम की जो लेंथ है जिसको हम लोग L कहते हैं, L की वैल्यू 55 सेंटीमीटर है। 55.0 बता करके उन्होंने एक्सप्लेनेशन करवा दी है कि ये क्या है। अब हमसे कह रहा है जी के मेजर करने में कितनी एरर आएगी। अब आप 11 की किताब खोल के देख लो, एग्जैक्टली सवाल आपको यही मिलने वाला है। तो हमने कहा जी इक्वल टू 2 या आपने अगर ये ना पढ़ा हो तो पहले ये देखिए T इक्वल टू रिलेशन होता है 2 पाई अंडर रूट L अपान जी। तो बिल्कुल फर्स्ट वन क्वेश्चन है, यहीं से आते हैं। हमें जी का डिटर्मिनेशन करना है तो हम इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करा देंगे। तो टी स्क्वायर इक्वल टू सिंपली 4 पाई स्क्वायर L अपान जी। हमें जी का परसेंटेज एरर निकालना है बच्चा लोग। तो जी का परसेंटेज एरर 4 पाई स्क्वायर का कोई एरर आएगा नहीं, L की परसेंटेज एरर प्लस 2 इंटू टी की परसेंटेज। मैंने बताया है परसेंटेज एरर पढ़ाया है कि ये नीचे ऊपर चाहे जहां हो लेकिन एरर तो हमेशा ऐड होती है। कैलकुलेट करके L की रीडिंग हमारे पास है तो लिस्ट काउंट बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, लिस्ट काउंट अपॉन रीडिंग इनटू 100 प्लस 2। टी के लिए लिस्ट काउंट अगर क्वेश्चन आप पढ़ते तो लिखा हुआ है मेजर्ड बाय यूजिंग ए वॉच ऑफ 1 सेकंड एज ए लिस्ट काउंट। टाइम का लिस्ट काउंट 1 सेकंड है और टाइम की रीडिंग मैंने कहा 20 ऑसिलेशन का टाइम हो चाहे 100 ऑसिलेशन का टाइम, टाइम तो टाइम है, टाइम 30 सेकंड दिया गया है इनटू 100। आप अगर इसका कैलकुलेशन करते आपका एप्रोप्रिएट आंसर आपके सामने होता। क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन तो विद इन 30 to 40 सेकंड आप कैलकुलेशन सही डायरेक्शन में प्रोसेस करते हुए आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। घुमा आप खत्म कर सकते हैं। पहला सवाल खत्म हो गया। देखिए सिंपल सा परसेंटेज एरर था जो कोई भी बच्चा लगा सकता है, क्लास 11 की सही स्टडी हो। चलिए मैंने कहा मैं आपको इस पेपर में 15 या 20 ऐसे सवाल दिखा रहा हूं जो विद इन 40 to 45 मिनट लग जाएंगे और आप मेरिट में आ जाओगे। आपको पूरे सवाल करने नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 2 स्किप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। मैं आपको रोज ये दिखाने आ रहा हूं कि आप 45 मिनट में 15 सवाल लगा सकते हैं कि नहीं, और इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। आप उठा के मेरिट देख लीजिएगा, मैं बार बार बात कर रहा हूँ। इन ए फिगर हमारे पास एक सर्किट ड्रॉ किया गया। अभी मैं 12th के बच्चों के सर्किट पढ़ा रहा था। हमें लगता है कि कोई भी हमारा 12th का बच्चा इस सर्किट का सवाल बड़ी आसानी से लगा सकता है। क्यों दे? इस सवाल को लगाने में कोई वक्त नहीं लगना चाहिए आपको, सारा डेटा हमारे पास उपलब्ध है। हम सवाल पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं। या R1 की वैल्यू 15 ओम, तो इसका नाम R1 है जो 15 ओम है। R2 की वैल्यू 10 ओम, इसका नाम R2 दिया गया है जो 10 ओम है। इसका नाम R3 दिया गया है जो 20 ओम है। इसका आगे वाले का नाम R4 दिया गया है जो 5 ओम है। इस एक का नाम R5 दिया गया है जो 25 ओम है। और एक R6 है जो यहाँ पर लगा के रखा गया है जो 30 ओम है। और बैटरी मेरी 15 वोल्ट की है। एक छोटा सा सवाल पूछा गया है
व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब आप इमेजिन करें, हम आपको 15 ही सवाल निकाल के दिखाएंगे, लेकिन 15 सवाल 45 मिनट में एग्जैक्टली लगे। अब बताइए कोई सवाल है? ओरल लगा लेंगे हम लोग, कलम भी नहीं चलाने जाएंगे। आपको पता है इस एंड टू एंड 20, 5, 25, 25, 50, 50 के साथ 10 का पैरेलल, 50 के साथ 10 का पैरेलल, तो 50 इंटू 10/60 जरूर। 50/6, 50/6 के साथ इस 15, 30 और 50/6 का सीरीज, तो 15 और 30 सीरीज में मिला के 45, 45 प्लस 50/6 है ना, 50/6। ये है सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर्किट के करंट की रिक्वायरमेंट पर आए थे, सर्किट का इक्विवेलेंट वोल्टेज अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले जाएंगे तो 6 LCM हो जाएगा। 45 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 6 24, 5 6 30, 270 होगा क्या? यस बिल्कुल, 270 प्लस 50। डरने घबराने की भी बात नहीं है, वहाँ आपको उतने सवाल अटेंड करने। 6 ऊपर चला गया, 70 50 320, 70 50 300। 15 से कटने वाला है कि 5 से कटने वाला है? 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 6 30, 5 चौको 20, और कट जाएगा भी। 3 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 से कटेगा 32, 3 3 का 9/32 है क्या कोई ऑप्शन? 9/32 तक करेक्ट आंसर। बिल्कुल। तो आपको अगर जनरल सा आइडिया है तो मैं आपको स्किप कर करके क्वेश्चन दिखाऊंगा। इन 30 सवालों में से 15 इतने प्यार से हो जाएंगे को 46 मिनट में निकल जाएंगे, लेकिन पूरे पेपर में माथा नहीं मारना है आपको कि मार हर सवाल में घुसे पड़े। जो सवाल एग्जैक्ट पढ़ो, आगे स्किप कर जाओ अगर उस पर थोड़ी सी बात समझ में ना आए। हम यही बार बार ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आप जब टाइम बातें बचा लोगे तो उस सवालों को भी लगा लोगे जो आपने पहले कभी लगाए नहीं, और टाइम आपका ओवर हो गया, खत्म काम। अगला सवाल देखना, कितना खूबसूरत सा सवाल है। मैंने 1 लगाया, 3 लगाया, मैं 4 भी स्किप कर देता हूँ। मैं आपको इस पेपर में 15 सवाल ऐसे दिखाता हूँ जो 11th और 12th की किताब में एज इट इज लिखे थे, सवाल पढ़ता हूँ। अब आप पता चला इतना बड़ा सवाल देखे तो पहले छोड़ दिए, यार सवाल छोड़ते क्यों? सवाल क्या लिखा हुआ है? ए रॉकेट हैज लॉन्च फ्रॉम द अर्थ सच ए वे दैट नेवर रिटर्न। एक रॉकेट अर्थ से लॉन्च किया गया है और इस तरीके से लॉन्च किया गया कोई अर्थ पर कभी वापस ना आए, मतलब उसको एस्केप वेलोसिटी दी गई होगी, यही तो कहना चाहता है। तो कह रहा है इसकी मिनिमम एनर्जी ई थी जो रॉकेट को दी गई थी। और अगर आप बच्चों को याद हो, मैंने आपको बढ़िया ग्रेविटेशन पढ़ाया है तो बताया था कि इसकी जो एस्केप एनर्जी होती है अर्थ की, जो उस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है अर्थ के साथ उसी के बराबर होती है। तो एस्केप एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का पॉजिटिव वैल्यू होती है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है कैपिटल जी। मामला अर्थ का है तो यमी रॉकेट का मास यम, अर्थ की रेडियस r। तो जब अर्थ से उसको हमने स्पेस में भेजने का निर्णय लिया था कि वापस ना लौटे, तो मैंने उसको एनर्जी ई दी थी। क्वेश्चन कह रहा है आगे, व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी टू लॉन्चर शुड बी हैव इफ द सेम रॉकेट टू बी लॉन्च फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून। अगर उसे मून की सरफेस से डाला जाए तो वो नई एनर्जी क्या होगी? तो मैंने कह दिया ई डैश होगी, कैपिटल जी रहेगा, वहाँ एम ई की जगह मास ऑफ मून चला जाएगा। रॉकेट सेम है तो स्मॉल एम वही रहेगा, और यहाँ रेडियस ऑफ मून बन जाएगी, रेडियस ऑफ मून। अब प्रश्न में क्या क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। द डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड मून आर इक्वल, यानी अर्थ और मून की डेंसिटी इक्वल है। द अर्थ वॉल्यूम 64 टाइम ऑफ द मून। बस 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 यही मामला आ गया। अर्थ का वॉल्यूम मून के वॉल्यूम का 64 गुना है। तो मास इज इक्वल टू, तो ये मास ऑफ अर्थ बात करता हूँ तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू डेंसिटी को टी कह दिया जाए। और जब मैं मास ऑफ मून करने जाऊंगा तो 4/3 पाई, ये रेडियस ऑफ मून हो जाएगा क्या? यहाँ रेडियस ऑफ मून और डेंसिटी ऑफ मून सेम है। अब हम यहीं से इसी पिक्चर से खेल जाएंगे, नहीं खेल जाएंगे, बिल्कुल पक्का वाला खेल हो जाएगा। अब देखिए, मैं इस एनर्जी को ई डैश को ई के टर्म्स में निकालना चाहता हूँ, तो मैं कैपिटल जी रिलीज करूँगा, स्मॉल एम रिलीज करूँगा। अब मेरे पास जो बचा है वो सीन देखिए, एम ई इंटू आर एम रेडियस ऑफ मून अपान
मास ऑफ मून इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, यही तो बचा है। कुछ उसने कहा है, कुछ 64 गुने का चक्कर, 64 टाइम वॉल्यूम का चक्कर है। वॉल्यूम 64 गुना बड़ा है, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो ये वॉल्यूम मेरा अर्थ का था, ये वॉल्यूम मेरा 64 ज़्यादा है आपका। हाँ, तो इसका मतलब मास में भी 64 गुने का अंतर होगा जब डेंसिटी सेम है। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, यानी वो इनडायरेक्ट तरीके से कहना चाहता है कि अगर रेडियस वॉल्यूम 64 गुना ज़्यादा है तो मास भी 64 गुने का अंतर होगा। तो यानी जब मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून का रेशियो लिखा जाएगा तो जरूर ये 64 हो जाएगा, 64 एक हो जाएगा। बोलो नहीं हो जाएगा। अब रेडियस का रेशियो मिल जाए तो राजा बन जाएंगे आप। अब रेडियस का रेशियो तो मिला है और वो घनमूल लगा हुआ है तो 4 गुना हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64, यानी रेडियस अर्थ की माने अर्थ की रेडियस मून की रेडियस की 4 गुनी होगी। यानी इनका रेशियो 1/4, क्योंकि रेडियस आप अर्थ नीचे लिखी है तो हमारे ख्याल से 64 हो गया और नीचे 4 लिखेंगे हम। वो दिख रहा है 4 चौको 16 चौको 64। अरे मैं इनको क्यूब रूट लगा दूंगा तो इनमें 64 का रेशियो है तो उसका घनमूल 4 आएगा ना, कैलकुलेटर के निकाल दें तो E/E'। हाँ क्या कहते हो, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस आप अर्थ नीचे है ना तो वो इसकी 4 गुनी होगी ना, तो हो गया, कट गया, ये 16 बार चला गया तो E' इक्वल टू E/16 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये क्लास 11 के स्टैंडर्ड से नहीं। आप सवालों को देखना पढ़ना सीखो, वैसे ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अब देखिए एक वेक्टर का बड़ा खूबसूरत सा सवाल आया है। मैं अगला सवाल, मैं एक सवाल स्किप करूंगा, 40 मिनट में आपके लिए 15 सवाल रख देता हूं और कहीं कहीं कंटिन्यूस लगाऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि क्लास 11 और 12 के स्टैंडर्ड से सवाल बनते हैं। पता नहीं क्या बड़बड़ाते हैं और उतने में रिजल्ट हो जाता है, क्योंकि बड़ा सवाल भी 4 नंबर का और छोटा सवाल भी 4 नंबर का होगा। मार्क्स और वेटेज तो बराबर है ना। अगला सवाल देखिए, देखना कितना खूबसूरत सवाल है, उससे भी अच्छा होगा लगाने का तरीका। अब कह रहा है एक वेक्टर A1, मैं थोड़ा फास्ट लगा रहा हूँ इससे एक आध छोटे मोटे सवाल को बीच में स्किप करके चल रहा हूँ, लेकिन आप देखिएगा एक वेक्टर A1 है जिसकी वैल्यू 3 है, एक वैल्यू A2 है जिसकी वैल्यू 5 है। मैं तुम्हें बार बार ये सलाह दे रहा हूँ, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि आप घबराओ मत। A1 प्लस A2 का मॉडुलस 5 दे रखा है, A1 का मॉडुलस 3 दे रखा है, A2 का मॉडुलस 5 दे रखा है। राइट, हमसे सवाल पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कंडीशन लगवा रहा है कि 2A1 प्लस 3A2, क्यों सर ये वेक्टर्स हैं, ऑल ऑफ वेक्टर्स, इनके मॉडुलस हैं। डॉट बाई बहुत खूबसूरत लगा दूंगा इस सवाल को आपके लिए, 3A1 माइनस 2A2 किसके बराबर है लाना। मैं क्या, मैंने तो एक तकनीक हमेशा सीखी है वेक्टर में, क्योंकि मैथ्स का भी मैं टीचर हूँ, फिजिक्स का भी, तो चीज़ें तो सामने आएंगी उसी दृष्टिकोण से। इसको डायरेक्ट गुना करो, 6A1 स्क्वायर और किसी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, उसका सीधा डॉट का स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर, हाँ डॉट प्रोडक्ट मॉडुलस का स्क्वायर सेम माइनस 4A1 A1 डॉट A2 लिखना ना भूलें उदय, यहाँ डॉट प्रोडक्ट लिखना मिस ना करें। 3 3 का 9, A1 डॉट A2 फिर से लिखें, चाहे A2 डॉट A1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं डॉट प्रोडक्ट लिखना ना भूलें क्योंकि डायरेक्ट डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा। माइनस 3 दूनी 6 A2 स्क्वायर, हाँ ये सीधे मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 9 में 4 निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा, सीधा सीधा इसको मैं मिटा करके 5 लिख दूँ, क्या दिक्कत है। अब देखो मेरे पास A1 की वैल्यू पता है तो 6 6 3 3 का 9, A2 की वैल्यू पता है बाबू लोग 5 है, 5 25 6 का 150 माइनस 150 लिख दिया प्लस। अब किसी तरह A1 डॉट A2 मिला होता, कसम से सवाल एक लाइन में लगा होता, और उसके लिए व्यवस्था बताई ना मैंने, तो करोड़ों बार लगवा के 11 पे शूट आउट किया, इसका होल स्क्वायर करवा दिया। A1 स्क्वायर, हमेशा इसका एक ही इलाज मैंने करवाया है लाखों सवालों में, A1 डॉट A2 डायरेक्ट हो गया ना, हाँ डॉट प्रोडक्ट होल स्क्वायर का मतलब डॉट प्रोडक्ट करना होता है। A1 डॉट A2 बराबर 25। अब A1 मेरे पास है 3, A2 मेरे पास है 5, 3 3 का 9, 5 25 25 25 का डालू काट, 2A1 डॉट A2 डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब A2 की जगह 5 रख देंगे, 5 25 25 कट जाएगा और ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का 2A1 डॉट A2 किसके बराबर हो गया, तो राजा तो हो गए आप। A1 डॉट A2 किसके बराबर हो गया, माइनस का 9/2, माइनस का 9/9, हाँ सही हाँ ठीक है हो गया।
अब क्या करना है, 9 6 का 54 और बाकी ये दोनों नेगेटिव, यानी आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही आंसर नेगेटिव में आ रहा, सारे नेगेटिव में आ रहे, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ कई बार ऐसा होता है ना कि डॉस कंपटीशन है, डॉस देता है, अब एक अगर मान लो इन सारे आंसर देखे होते और एक ही से आंसर नेगेटिव में आया होता तो मैं कैलकुलेट करना क्यों जाता भाई, मैं अपना टाइम क्यों खराब करूँगा, तो कैलकुलेशन करने नहीं जाऊँगा ना। अब हो गया कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा जो आ जाएगा आंसर मैच करेगा, तो कैलकुलेशन के बाद डिपेंड करता है, कर लेंगे ना एक लाइन में। मेन मैटर है आपकी कंसेप्ट कितने क्लियर है। मैं हर बार हर रोज आपको ऐसा पेपर वॉच कराऊंगा, आप 7वां के बाद लगातार 8वां। ये देखिए आप सवाल देखें, 4 सवाल मैंने लगा दिए अभी तक, आज 5वां सवाल लगाता हूँ, 5th क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 है ये चैप्टर में, इसमें क्या कहते हैं पेपर में। अब देखना, जिन बच्चों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और ग्रेविटेशन दोनों चैप्टर पढ़े हैं तो ये सवाल दोनों चैप्टर्स में होता है, ग्रेविटेशन में भी होता है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी मिलता है। अब ओरिजिनल सवाल एक्यूरेट सेम सवाल, डेटा डिसमैच होगा। क्या कहता है, कहता है द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू देयर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द एयर। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए, तो कह रहा है कितने टेम्परेचर पर। तो तुमको पता है हाइड्रोजन एटम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है एक एटम की 3/2 kT होती है, नहीं होती, और ये काइनेटिक एनर्जी इस गैप एनर्जी के बराबर हो जाए, 12mv²। बोलो हाँ, इस जो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से निकलने वाली काइनेटिक एनर्जी है वो इस गैप एनर्जी के बराबर हो। हाँ, तो उसने पूछा क्या था, द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू देयर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। अब अर्थ से एस्केप वेलोसिटी हमें पता नहीं, फिक्स होती है। हाँ, अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी फिक्स होती है 11.3 किलोमीटर पर सेकंड। अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी, हाँ भाड़ में जाए काहे निकालेंगे, बचपन से जान रहे हैं। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 10⁻³ कर दें और स्क्वायर कर दें। मास ऑफ हाइड्रोजन पार्टिकल दिया हुआ है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो बचा क्या है निकालने को, क्यों ना कर देना चाहिए। और क्या ऐसा सवाल नहीं किया, दे तुझे ग्रेविटेशन में और वहाँ दोनों जगह आया हुआ है। देखो प्यार से हो गया कि नहीं। अब देखो तुमने अच्छा मैग्नेट पढ़ा हुआ है, अभी कंसेक्यूटिव सवाल मिलेंगे दनादन लगने वाले, 15 सवाल से 30 से 40 मिनट में लग जाते हैं, लेकिन पढ़ा होना चाहिए आपको 11-12 का सिलेबस, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सबसे बड़ा जरूरी है बात। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 2 वेरी लॉन्ग स्ट्रीट एंड इंसुलेटेड वायर आर केप्ट एट 90 डिग्री एंगल फ्रॉम ईच अदर XY plane in given wire carries a equal current II whose direction are shown in figure, the net magnetic field at the point P। देखो क्या सवाल दिया है, मैं कितना पढ़ाता हूँ, कितना बताता रहता हूँ। 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैं, दोनों की करंट आई है, एक की आई ऐसे जा रही है, एक की आई ऐसे जा रही है। क्वेश्चन बता दो, एक पोजीशन यहाँ है जिससे दोनों की दूरियां d है, दोनों की दूरियां d। अब इस जगह पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आंसर हमारा वेक्टर के टर्म्स में, हमें कितना देर लगनी चाहिए। तो पहला वायर ये है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जिसका नाम हम B देंगे, B1 देंगे, μ0/2πI/d हो जाएगी क्या। और दूसरा वायर ये वाला है जिसमें करंट I जा रही है, यहीं पर एक और मैग्नेटिक फील्ड B2 पैदा होगी जिसकी सेम वैल्यू होगी μ0/2πI/d। करेक्ट है क्या। अब सारा डायरेक्शन तय करेगा कि आंसर क्या आने वाला है। चलो आते हैं देखते हैं आंसर क्या आने वाला है। हाँ, दोनों की मैग्नेटिक वैल्यू सेम है, ये करंट ऐसे जा रही, मेरी पोजीशन यह है, मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से बताया मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स होगी। श्योर, ये करंट ऐसे जा रही, सर पोजीशन यहीं पर होल्ड कर रही है, डाउनवर्ड्स होगी, ये अप होगी या डाउन होगी, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं, अपोजिट वेक्टर सेम वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, हमारा इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन P पर 0 होगा। क्या सवाल हमारा पूरा हो गया। देख रहे हैं, ये 5वां सवाल था कंसेक्यूटिवली, 6वां सवाल हम लगाते हुए आप तक पहुंचाए हैं। इसके बाद अगला सवाल आपके इंतजार में। देखना कितना खूबसूरत सा सवाल है। अभी मैं अपने 12th के बच्चों को करंट पढ़ा रहा था तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ाई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं क्या आ जाता है। हमने कभी बताया कि अगर किसी सेल से किसी एक्सटर्नल सर्किट को मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए सेल ऑफ द टर्मिनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ड्राइव्स
करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर, पावर डिलीवर बाय द सेल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टर विद मैक्सिमम गेन कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। मतलब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मैं लाइव वही चीजें 11th और 12th की क्लास में पढ़ा देता हूँ दोस्त, आपको इस पेपर में क्वेश्चन सर्च करने की जरूरत नहीं। अगला सवाल अब देखिए, अभी मैंने 11 डिस्कस कर दिया, हो गया अपने आप डिस्कशन हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। पढ़े तो होना चाहिए। अब आप वीडियो देखने बैठे, पेपर सॉल्व करने बैठे, तो वीडियो कोई थोड़ी दिखा रहा हूँ पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, आपके पास क्लास 11th और 12th के स्टैंडर्ड का प्रॉपर नॉलेज मौजूद है। उन किताबों में मैं बार बार ये साबित करने की कोशिश करता हूँ कि 15 सवाल तो सीधे मक्खन मलाई रखे हैं, 15 फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री, 15 मैथ, तो 15 से 45 होता है यार, 45 सवाल तो बहुत होता है, सेलेक्ट होकर पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन वो 15-45 सवाल तो लगाते नहीं है लोग, पता नहीं किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। अगला सवाल दिखाता हूँ, कहता इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड, एक ये 11 हो गया, 10वां लगा रहा हूँ, पहले वो जोश में जल्दी हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज Q with separation T. The charge have same mass m is kept in uniform electric field E. If the slightly rotate from the equilibrium orientation, the angular frequency is what? क्या कहना चाहता है सौरभ? कह रहा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रख दिया है हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है। आज इन दोनों चार्ज के मास भी हमें बता दिए गए हैं। अच्छा सवाल, लेकिन क्या कंसेप्ट से बाहर जाएगा? दोनों के मास भी हमें बता दिए गए हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। कह रहा है स्लाइटली रोटेट करके छोड़ दिया गया है, ओरिएंटेशन करके। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा? इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या, इसके घूमने की गति क्या है, क्या कहते हैं? हमने बहुत बार बताया कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? पी ई साइन थीटा, क्योंकि ओरिएंटेशन बताया नहीं गया तो थीटा को हमें यहाँ कर देंगे। अब हमने बताया टाउ इक्वल टू एक रिलेशन होता है सी थीटा। टाउ इक्वल टू क्या होता है? सी थीटा। हाँ, सी इज द टॉर्सन कांस्टेंट, सी थीटा वो पी ई के बराबर हो जाएगा। हमें इसका रिलेशन एम डी, यहाँ डी क्या है? अच्छा डी है डिस्टेंस, सेपरेशन, डी है सेपरेशन। तो यहाँ पी को हमें इग्नोर करना हो, पी यहाँ लाना ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं लाया गया, सही बात है। हाँ, डी के टर्म्स में पी आ जाएगा, क्योंकि पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है, तो क्यू इंटू डी हो जाएगा। डी की जगह पर क्या हो जाएगा? क्यू इंटू डी, नॉट 2D, क्यू इंटू डी, हाँ वही डी। अब मुझे थीटा ओमेगा चाहिए, मुझे क्या चाहिए? ओमेगा चाहिए। अब ओमेगा की वैल्यू कैसे मिलेगी? जब इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, थीटा पॉइंट टी तो ओमेगा होता है। देखिए, हम मसलन फिजिक्स के बारे में जब बात करते हैं तो कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं, देखना आने वाला है। सी अपॉन थीटा को ओमेगा कह दिया क्या? सी इज द टॉर्सन कांस्टेंट। ओमेगा हो गया मेरा, मेरे पास ई मिल गया है, क्यू मिल गया है, डी मिल गया है, सी और टी नीचे आ जाएगा, सी और टी नीचे आ जाएगा। हमारे पास कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी के जो रिलेशंस आ रहे हैं उसमें कहीं सी नहीं आ रहा है, अभी मैं कहीं एम लाने में कामयाब नहीं हुआ हूँ। Dipole form the equal opposite this charge mass have m kept in uniform electric field. The slightly rotate with the equilibrium orientation. The angular frequency is what? एक कुछ गड़बड़ हो गई क्या? सी में तो यहाँ ले आया हूँ, लेकिन सी का यहाँ कोई काम नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं। क्वेश्चन का पूरा डेटा मैंने रीड नहीं किया। 2 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन में टाइम नहीं खराब करते, अभी तुमको लौट के आके बताते हैं इस सवाल को क्या करना है। हाँ, बहुत अच्छे से सवाल लग जाएगा, 1-2 ही लाइन में लग जाएगा। फिजिक्स में सवाल कभी गलत नहीं होते हैं। चलो आगे सवाल एक छोटा सा है अल्टरनेटिंग करंट का, बढ़िया से पढ़ा होता है आप लोगों ने, उस पर बात करता हूँ। कह रहा है एक सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, ए सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। अब एक सर्किट है, उसमें आर भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, मैं नहीं जानता। एक सर्किट को एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है। जिन बच्चों ने एसी पढ़ी हो क्लास 12th में, और AC की इक्वेशन E इक्वल टू क्या दी गई है? E0 साइन 100 पाई थी, 100 t केवल, नॉट पाई। और कह रहा है इस AC सोर्स का जो फेज एंगल है tan फाई, जो फाई है फेज एंगल फाई, वो π/4 है। वो कितना है? π/4। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए आप क्लास
12th की अपनी किताब उठाइए, क्लास में एकदम डिक्टो सवाल IIT का पुराना सवाल है, एडवांस का ओरिजिनल रखा गया, कोई चेंज नहीं किया गया है। आप उठा लीजिए, मुझे तो अच्छे से याद है। तो कह रहा है ये हमारे पास RC सर्किट होगा, RL सर्किट होगा, RC सर्किट होगा, RL सर्किट होगा। एक बात तो पक्की है कि फेज एंगल अगर 45 है तो RL सर्किट या RC सर्किट की ही संभावना है, यानी RLC तीनों साथ साथ नहीं होंगे। पक्का है, क्यों? क्योंकि मैंने tan phi इक्वल टू हमेशा बताया है XL अपान R होता है, या तो tan phi इक्वल टू XC अपान R होता है। बताया है कि नहीं बताया है? और 45 तभी बन ही करेगा, नहीं बनेगा? या तो XL अपान R होगा या तो XC अपान R होगा, परमानेंट है। और फाई की वैल्यू 45 में बताती है XL की वैल्यू R के बराबर होनी चाहिए, या तो फिर XC की वैल्यू R के बराबर होनी चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ, यहीं से चेक हो जाएगा। अब और वेरिफिकेशन करने का सवाल है, तो अब तुमको पता है कि XL की वैल्यू R के बराबर होनी है, या तो XC की वैल्यू R के बराबर होनी है। तो देखो यहाँ से, अब RC सर्किट होगा तो R की वैल्यू अगर 1 किलो ओम है, पहला आंसर चेक करना पड़ेगा ना, R की वैल्यू 1 किलो ओम यानी 1000 है, तो XC इक्वल टू 1/ωc होता है, 1/, और कंपेयर करेंगे तो E इक्वल टू E0 sin ωt, तो ओमेगा तो हो गया यहाँ 100, ओमेगा कितना हो गया? और अगर C की वैल्यू इसमें 1 माइक्रोफैरेड है, 1 माइक्रो -6, तो क्या ये और ये डेटा बराबर आएगा कभी? क्यों नहीं, कभी नहीं आएगा। -4 होगा तो 4 घात चढ़ जाएगी इसमें, तो ये आंसर हमारा डिस्कार्ड हो गया। पहला वाला आंसर हमारा डिस्कार्ड। RL होगा, RL होगा, तो R तो 1 किलो ओम हो गया, अगर RL होगा तो XL XC के बराबर, R के बराबर, तो R तो 1 किलो ओम यानी 1000 हो गया, और XL इक्वल टू ओमेगा L, जिसमें ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100। और पहले ऑप्शन में L की वैल्यू 1 मिली हेनरी बताई गई है। क्या बताई गई है? 1 मिली हेनरी। कभी हो ही नहीं सकता बराबर, दूसरा भी खत्म हो गया। फिर RC पर आ गया है, फिर लेकिन आपकी बार जो C है वो 1 माइक्रोफैरेड ना हो करके 10 माइक्रोफैरेड है, हो गया आंसर सही हो गया। 1 माइक्रोफैरेड ना हो गया, कितना हो गया? 10 माइक्रोफैरेड, तो ओमेगा तो वही रहेगा, और ये 10 माइक्रो यानी 10 की घात -6। अब आप समझ ही गए होंगे, 3 पावर उड़ जाएगी तो -3 बचेगी, ऊपर जाएगी, खत्म हो जाएगा। तो यही C इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी हमें पता है कि अगर हमने AC पढ़ा है तो RLC CR LR में से tan phi की वैल्यू हमेशा XL अपान R या XC अपान R, अंधेरे में है, अधर में है, सवाल को कम्युनिकेट करते हैं। देख रहे हैं आप, 7-8 सवाल अभी तक लग चुके हैं बड़े प्यार से, बिना किसी परेशानी के। अभी देखना कुछ ऐसे ऐसे सवाल अभी आने वाले हैं जो आपको एकदम अचंभित कर देंगे। क्या ऐसे सवाल भी आते हैं? क्या मैंने एकदम ऐसा, मैं कितना गया गुजरा हूँ कि ऐसे सवाल भी नहीं लगा सकता? दिखाता हूँ। अभी बहुत सारे सवाल अभी इस पेपर में, इन 30 प्रश्नों में अभी ऐसे 10 और सवाल, मैं 6-7 तो लगा चुका, 10 और ऐसे सवाल आने वाले जो बड़े प्यार से लग जाएंगे। मैं सवाल पढ़ता हूँ, मैं 14 स्किप करता हूँ, आपको डरा देगा थोड़ा सा, लेकिन है बहुत लाइन का सवाल। मैं 15 पढ़ देता हूँ। 15 में कहता है एक सॉलिड स्फीयर है और एक सॉलिड सिलेंडर है। एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड, दोनों एक इंक्लाइन प्लेन पर चढ़ने की शुरुआत करते हैं, लुढ़कते हुए आते हैं, लुढ़कते हुए आते हैं और सेम वेलोसिटी से आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सॉलिड स्फीयर सॉलिड सिलेंडर आइडेंटिकल रेडियाई, यानी दोनों की रेडियाई सेम है, अप्रोच एंड इंक्लाइन विद द सेम लीनियर वेलोसिटी, सेम लीनियर वेलोसिटी, बोथ रोल विदाउट स्लिपिंग, रोल करते हैं बिना स्लिप करे, रोल करते हुए चढ़ते हैं। तो कह रहा है देन द क्लाइंब द मैक्सिमम हाइट एच स्फीयर, तो स्फीयर अपनी मैक्सिमम हाइट एच तक चढ़ेगा, तो एच स्फीयर बोलूंगा। मैंने खूब सारे सवाल 11th में पढ़ाए, तुमको पता है इस रोल करते हुए स्पेरिकल के पास 2 काइनेटिक एनर्जी होंगी, वन इज द लीनियर काइनेटिक एनर्जी, अनदर इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर होगी, कोई माई कलाल रोक नहीं सकता है। और आपको पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, I इक्वल टू 2/5 लिखेंगे, आप बच्चों को पता ही है, सॉलिड स्फीयर है, और ओमेगा इक्वल टू V/R करेंगे तो V स्क्वायर अपान R स्क्वायर, बड़ा प्यार से आएगा। अब दूसरा आइटम मेरा सिलेंडर है, कौन है? सिलेंडर। दूसरे आइटम का नाम सिलेंडर है बाबूजी। तो सिलेंडर हमारा सेम रेडियस सेम मास का है, बोला ना, सॉलिड स्फीयर आइडेंटिकल रेडियाई अप्रोच टू द इंक्लाइंड प्लेन, द विदाउट स्लिपिंग ऑफ दिस क्लाइंब टू मैक्सिमम। आइए, तो आपको पता ये सिलेंडर हो जाएगी,
Yes. और मास सेम था तो हाफ mv स्क्वायर सेम था। Yes. अब तुमको पता है सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ mr स्क्वायर। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, तो आई की जगह पर हाफ mr स्क्वायर, हाफ, हाँ सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होता है, इनटू v स्क्वायर अपॉन। अब आप इन्हीं को डिवाइड कर दीजिए, चलते चलते आंसर ना आ जाए तो बता देना। बस कट 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 वी स्क्वायर हम सब उड़ जाएंगे कटते कटते, आंसर इंस्टेंट ऑफ टाइम नहीं आ जाएगा तुरंत। आपने ऐसे कितने सवाल अपनी बोर्ड वाली किताब में लगाए होंगे, नहीं नजर आ रहा है कि ऐसे सवाल आते हैं और बिल्कुल बिना विलंब कर। अब सोचिए अगला सवाल तो एकदम ऐसा है कि मतलब कुछ कहने लायक। कह रहा है ए गिवन डायग्राम, अब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दे रखा है। प्रेशर डायरेक्ट मैं अपने बच्चों को सीधा पढ़ाता हूं लेक्चर में। आपको पता है आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट है, इट इज आइसोकोरिक, इट इज आइसोथर्मल, इट इज द एडियाबैटिक। ये इसका नाम साहब ए दिया गया है, इसका नाम बी दिया गया है, इसका नाम सी दिया गया है, इसका नाम डी दिया गया है। इसका नाम आइसोबारिक है कि नहीं? ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है, ये आइसोकोरिक है। सीक्वेंस क्या है, उसी सीक्वेंस को सेट करना है ऑप्शन में। आइसोकोरिक यही है क्या? डी का नाम आइसोकोरिक है, आइसोचोरिक लिखते हैं ना, इसका नाम डी है। सीक्वेंस में आता है फिर आइसोबारिक, जिसका नाम ए हो गया। तो इसी सीक्वेंस को सजाना है। तो आइसोकोरिक का नाम डी था, राइट। आइसोबारिक उसके सीक्वेंस में आ रहा था तो उसका नाम ए हो गया है, उसका नाम। उसके बाद आइसोथर्मल आ रहा है जिसका नाम प्रश्न में बी दिया गया है। आफ्टर टाइम में एडियाबैटिक आया है जिसका नाम सी दिया गया है। इन चार ऑप्शन को ऐसे सजाना था, ऐसे डी ए बी सी लिखा था तो ऑप्शन होगा डी ए बी सी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। उनका सीक्वेंस चेंज करके इधर उधर लिखा है, मतलब पहचान करके सीक्वेंस बनाना था। आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या सवाल था, लेकिन हो गया, पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। अब कह रहा रेशियो, अब देखिए न्यूक्लियाई से लोग कहते हैं वहां से सवाल क्या आएगा, एकदम छंडू बाम सा सवाल उठा कर रख दिया है, बखिया उधेड़ दिया है। कह रहा है मास डेंसिटीज, तो मास डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। मास डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास वॉल्यूम का मास डेंसिटी तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, किसी एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट से लेना देना नहीं होता है, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो हर एक एटम का मास और वॉल्यूम का रेशियो कांस्टेंट होता है ना, चाहे जितने आए। कह रहे द रेशियो ऑफ द मास डेंसिटीज ऑफ न्यूक्लियाई, कैल्शियम 40 और ऑक्सीजन 60। तो किसी मास डेंसिटी का किसी एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट से कोई वास्ता, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम को ही तो आप मास डेंसिटी बोलते हो। तो मास वॉल्यूम का रेशियो हमेशा हर पार्टिकल का सेम होता है। तो सी द आंसर इज द डी इज करेक्ट। 1-1 हो गई। देख रहे हैं, सोचने की जरूरत नहीं है। 10+ क्वेश्चन हमारे हो चुके। चलिए अब आपको एक और खूबसूरत से सवाल की तरफ लाता हूँ। अभी बहुत सारे सवाल इसमें ऐसे हैं जो ऐसे देख देख के बनाने हैं, हमें तो समझ ही नहीं आता कि इसमें देख देख बनाने के अलावा मेरे पास बचा क्या है। आइए एक और सवाल शुरू करता हूँ। बढ़िया खूबसूरत सा सवाल है, लिसन माय डियर। अब देखना एक ग्राफ। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ओ फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। Identify all the figure to correctly represent the motion qualitatively. A is the acceleration, B is the velocity, X is the displacement, T is the time. सुनेगा, इन्होंने वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाए हैं। तो कह रहा है कौन कौन एक मोशन सही रिप्रेजेंट है, कौन कौन से ग्राफ सही बने, कौन कौन से ग्राफ। तो अब आपको मोशन का अच्छा नॉलेज है तभी तो वहां जाकर के सवालों का सही जवाब देंगे, और भड़बड़ाने की जरूरत थोड़ी ना है। हमने सवाल पढ़ना है, पहले ग्राफ बना, चारों ऑप्शन बना दो, फिर इसके बाद बात करता हूँ। देखना ऐसी ओरल तुम लोगों को खूब अच्छे से पढ़ा और बता रखा है, कोई ऐसी बात नहीं गुजरी जो हमने सिखाई ना हो। एक ग्राफ मेरा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन बनाया गया है। दूसरा ग्राफ मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम है जो स्ट्रेट लाइन बनाया गया है ऐसे। तीसरा ग्राफ मेरा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है जो ऐसे चढ़ा करके ऐसे दिखा रहा है, थोड़ा ऐसे चढ़ाया है फिर ऐसे सीधी हो गई है।
फिर एक तीसरा ग्राफ मेरा ऐसे बनाए, इसका नाम कैपिटल ए है, इसका नाम कैपिटल बी है, इसका नाम कैपिटल सी है, इसका नाम कैपिटल। बोला इसमें से सही रिप्रेजेंट कर, ये एक्सटी ग्राफ है, ये भी एक्सटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है। बोला ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ओ फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करना है, करेक्ट कौन कौन से ग्राफ सही है, तो आपको पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये ग्राफ सही है क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम है, बता नहीं रहे। वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है मतलब यहाँ भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ऐसे चढ़ता हुआ ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होता है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो मुझे क्या कहना चाहिए, ए बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए बी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे सवाल बनते हैं या कुछ और कहना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना। मैं तुमको उन सवालों से रेफर दे रहा हूं फिजिक्स में कि 15 सवाल कितनी जल्दी पेपर, और हर पेपर में सौरभ यही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि तुमको माथा मारना है, चाहे तुम्हारे 25 सवाल आएंगे उसमें उतने सवाल ऐसे मिलेंगे ही, तुम पर नजर ही नहीं कि तुम पता दूसरे सवालों में भिड़े हो जो तुमसे बनने नहीं है। यार उतना टाइम किसके पास है, सबसे बड़ा मैटर है। ब्रिलियंट थोड़ी ना बैठे हैं सारे, 14 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें से 100,000 बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, बाकी पढ़ना सबको उसी कॉलेज में है जा कर। काहे उतना माथा मार रहे हो, आराम से काम करो, उलझते क्यों हो। और आधे बच्चे IIT की परीक्षा देने और उलझन में बिगड़ जाते हैं, आता रहता है। अब देखो अगला सवाल मैं पढ़ता हूँ उसी सीक्वेंस में। अब देखना क्या सवाल है, मैं डायमेंशन में कैसे कैसे बच्चों को बताता हूँ। कह रहा सरफेस टेंशन यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, Planck constant h, where be taken as the fundamental unit the dimensional formula for linear momentum। linear momentum यानी p का क्या रिलेशन होगा, ये सरफेस टेंशन है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये प्लैंक कांस्टेंट। तो अब इनका क्या संबंध होगा, इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c चढ़ाने से आ जाएगा। तो तुमको बहुत अच्छा मेथड मैंने बता दिया। अब ये p मोमेंटम है, मोमेंटम का डायमेंशन लिख लिया जाए दाएं बाएं। यह सरफेस टेंशन है, जो बच्चों को डायमेंशन नहीं पता होता है, mt की पावर -1 होता है। सरफेस टेंशन डायमेंशन क्या होती है, mt की पावर -1। चेक कर लेता हूँ, सरफेस टेंशन S = F/L होता है। S की वैल्यू F/L नहीं होती है, तो F की जगह mLT की पावर -2, हाँ mt की पावर -2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² नहीं इसकी पावर a चढ़ा दो, इसकी पावर mr² नहीं ml², इसकी पावर b चढ़ा दो। h इज द प्लैंक कांस्टेंट, E = hc/λ या h न्यू होता है। E एनर्जी हो जाती है, एनर्जी mlt की पावर -2 ml² की, और न्यू फ्रीक्वेंसी है तो नीचे t की पावर -1 होके आएगी, तो इसका -1 उड़वा देंगे। हाँ, इसकी पावर c लगाएं, और खूबसूरत तरीके हमने आपको बताए हैं, दोनों तरफ से पावर कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकाल के यहाँ बैठा दें, आंसर आपके हाथों में हो जाए। कुछ कहना था क्या, वही 11 से गुजर रहा है, वही उत्तरी कंसेप्ट से गुजर रहा है। चलिए एक मोमेंट, वो क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास लगा लेते हैं। बोलता है ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ABCD मास m, लेंथ a, ब्रेड्थ b, व्हाट इज द इफ द शेडेड पोर्शन इज कट ऑफ, शेडेड पोर्शन को कट करके निकाल दिया जाए, व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास का। क्या सवाल है, हमने कितनी बार नहीं ऐसे सवालों को लगवाया कि कट करने के बाद माजरा कहाँ। पहले देखो, आपको पता है कि पहले तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ रहा होगा, बड़ी वाली पिक्चर का, पक्का। बड़ी वाली पिक्चर का सेंटर ऑफ मास a/2, लेंथ a है, ब्रेड्थ b है, तो a/2, b/2 पर होगा, पक्का है कि नहीं होगा। लेकिन जो पोर्शन शेडेड पोर्शन कट हुआ है, इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता कर लो, उसका भी आधा, हाँ इसका भी आधा, यानी a/2 का आधा ये a/4 और हो जाएगा, तो a/2 + a/4 क्या कहते हो, क्यों सर, a/2 + a/4 हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 3a/4। हाँ जरूर, इसका सेंटर ऑफ मास 3a/4 और ब्रेड्थ में 3b/4, पक्का है। हमने कट करने की टेक्नोलॉजी को तुमको बहुत अच्छा बताया है, उसी के साथ चलेंगे और एरिया का थ्योरम लगाएंगे। एरिया का थ्योरम लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि प्लेन सीट है। हमें आस मास घास गया सब तेल लेने, हमारी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। x बार फाइंड करने जाएंगे तो क्या करेंगे, a1 x1
माइनस A2X2 हटा रहे हैं। श्योर घटा रहे हैं ना हम, कट जाएगा। कट करेंगे तो A1 की जगह सौरभ क्या करेंगे बाबू, A इंटू बी, A इंटू बी, A1X1 सेंटर ऑफ मास A/2 पर था जी माइनस कट A/2 B/2 क्योंकि छोटी पिक्चर कह रही है A/2 B/2 और क्या लेंथ बिता दी आधी, एरिया 1/4 हो जाएगा A/2 B/2 यही तो इनटू सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 3A/4 अपान A1। मैंने कोई दूसरी चीज तुम्हें जिंदगी में पढ़ाई ही नहीं है, बाहर निकल के नहीं जाएगा, कैलकुलेट तो कर लेना, AB सब ऊपर नीचे कट जाएंगे और y कोऑर्डिनेट के लिए वही A1 y1 माइनस A2 y2 अपान A1 माइनस A2 दैट्स ऑल। तो जिन बच्चों ने हमारे साथ पढ़ाई करी है, जिन्होंने लगाया है कि मैंने सेंटर ऑफ मास मेरे साथ पढ़ा है, तो ओरिजिनल चलना है कि नहीं चलना है, y कोऑर्डिनेट लगाने के लिए क्या करेंगे, A फॉर एरिया। देखिए इसमें हमने मास को कहीं कंसिडरेशन में लाया ही नहीं तो उलझता कि नहीं उलझता, हालांकि कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ मैं m रखता यहाँ m/4 रखता जी मास वही तो आता, यहाँ m रखता यहाँ m/4 रखता, तो हमने तुमको एरिया सिर्फ कंज्यूम करा दिया, जो बेसिक कंसेप्ट बताइए ये भी लग गया कि नहीं। देखना एक रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आया है, क्या सवाल बनने, कोई माजरे नहीं है, बस सवाल पढ़िए और लगाइए, बहुत सारे सवाल लगा दिए। अगला सवाल आप तक पहुंच रहा है, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 एंड कॉनकेव मिरर, ये सवाल तो पीछे भी आया है पिछले वाले सेट में, सेम सवाल। ए कॉन्वेक्स लेंस, अभी मैं पिछला सवाल सेट कर रहा था, क्वेश्चन तो आया थे, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 एंड ए कॉनकेव मिरर हैविंग देयर प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग द सेम लाइन are kept at 80 centimeter apart from each other. Concave mirror is to be right to be convex lens. When the object is kept in a distance of 30 centimeter from the left of convex lens, the image remain the same position even the concave mirror is removed. The maximum distance of the object for which the concave mirror by itself would produce a virtual image. सवाल को पढ़ना है केवल ध्यान से। रे ऑप्टिक्स का सवाल तो दुनिया का सबसे अच्छा सवाल होता है, क्योंकि वो जो कहता है बनाते गए तो सवाल गलत हो ही नहीं। मैं बनाता हूँ, इतनी स्टोरी पढ़ के भागे नहीं, सवाल के साथ 4 मिनट का टाइम दिया गया, खूब एक्सपेरिमेंट कर ले। ऐसे सवालों को तो छोड़ के ना जाए, उन सवालों को सिर्फ IIT वाले पेपर में छोड़ के जाए जिनके बारे में आपको सूचना है ही नहीं, जिनको आपने पढ़ाई नहीं करी, उनको बिल्कुल इग्नोर करो। और 5 सवाल तो ऐसे हो ही करेंगे, उनको बिल्कुल छोड़ के जाओ। मेरी तरफ से सारे तो छोड़ो, कभी बात मत करो उनकी, क्योंकि हर सवाल की मेरिट तो 4 नंबर की है। अब किसी हैवी के चक्कर में ये जो छोटे छोटे सवाल हैं 4 ठो छूट गए तो कष्ट होगा ना, वो तो आना नहीं था, ये 4 जो आते थे चला गया, सत्यानाश इसी में होता है सबका। अगला सवाल बाबू, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, देखते हैं सिर्फ पढ़ते जाइएगा सवाल को, मैं डायग्राम बनाऊंगा आप बोलेंगे हो गया। एक कॉन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ 20, एक कॉन्वेक्स लेंस फोकल है 20 and a concave mirror having their principal axis along the same line are kept 80 centimeter apart from each other. एक कॉन्केव मिरर है, इससे 80 सेंटीमीटर दूर रखा गया, आप समझ रहे होंगे। एक कॉन्केव मिरर इस लेंस से 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है। ऐसे सवाल अपनी बोर्ड की किताबों में खूब मिलते हैं, उसमें बना बनाया पिक्चर मिलता है, इसमें बड़ी पिक्चर को बनाना है। आगे द कॉनकेव मिरर टू बी राइट ऑफ, हाँ इसके राइट मतलब दाहिने है, तो वो तो अपने आप बना है, वो इधर रखने कोई मतलब भी तो नहीं है अगर इधर रखेंगे तो होना क्या है, कुछ नहीं, डंडू बाम सवाल भी हो जाएगा, कोई अर्थ भी तो नहीं निकलेगा। When object is kept at a distance of 30 centimeter to left of convex lens, इसकी फोकल लेंथ 20 थी और ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया, यानी u इक्वल टू इस लेंस के लिए 30 सेंटीमीटर। हाँ, इट्स इमेज रिमेन्स एट द सेम पोजिशन इवन द कॉनकेव मिरर इज रिमूव्ड। जब कॉनकेव मिरर को हटा दिया जाता है तो इसकी इमेज उसी जगह पर बन जाती है। मतलब the concave mirror is right of the convex lens when the object is kept at distance 30 cm of the left of convex lens, its image remains at the same position even if the concave mirror is removed। अच्छा, कॉनकेव मिरर को अगर हटा भी दिया जाए तो उसकी इमेज वहीं पर बनती है जहां पहले बनती थी। इसका मतलब एक बात पक्की है, एक बात पक्की है, इसकी इमेज जो पहली बार यहाँ जहाँ बनी है वो इस मिरर का कर्वेचर था।
यानी हटाने के बावजूद भी वो वहीं बनी रहती है, इसका मतलब क्या था वो? फिर वहीं का तो वापस हाँ, कहना क्या चाहता, आप सवाल नहीं पढ़ा, मैंने पहले कह दिया था कि सवाल पढ़ेंगे पता लग जाएगा क्या स्टोरी है। यानी इस मिरर को मैं हटा भी दूं तो इसकी इमेज वहीं बनी रहती है जहां उसके रखने के पहले भी बनी थी। इसका मतलब जहां भी इसकी इमेज इस तरफ बनी थी वो इस कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का सेंटर आपका नेचर था। तो पता लगाए कहाँ बनी थी। तो इस लेंस के लिए अब कितना है? v की चाहत में मैं आया हूँ। इस लेंस का जो u होगा वो माइनस में फार्मूले में आता है और प्लस में बन जाएगा 30। क्लास 10th का स्टैंडर्ड 11th का स्टैंडर्ड फॉलो करो। इट इज 1/20 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/v। कैलकुलेशन में 60 है क्या? हाँ 60 होती है। 3 2 1 का हाँ वही 60 आ जाएगा। मतलब साफ है। इसकी इमेज जहां बनने जा रही है वो जगह है 60। इसका मतलब इस मिरर की फोकस दूरी है 10। नहीं समझे? 25 हाँ हाँ, ये 80 था, ये 60 निकल गया तो ये 20 बचा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा ये इस लेंस का, मिरर का। तो इसका मतलब इसकी फोकस दूरी 10 होती। अब प्रश्न में क्या पूछा? अभी प्रश्न तो पढ़ लीजिए ना, अभी कुछ कहानी और बताया है ना। The maximum distance of the object for which the concave mirror by itself would produce the virtual image. कह रहा है the maximum distance of the object for which this concave mirror by itself would produce a virtual image. कह रहा है the maximum distance of the object, ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा जाए कि ये जो कॉनकेव मिरर अगर अकेले होता तो वर्चुअल इमेज बनाता। कैसी इमेज बनाता? मतलब तुमको पता है कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज फोकस के अंदर ही बनती है, नहीं बनती है। तुमको पता है इसकी फोकस दूरी 10 है। इसकी फोकस दूरी तो कम से कम कितनी? कह रहा था मैक्सिमम डिस्टेंस तो 10 से कम नहीं होनी चाहिए वर्चुअल इमेज के लिए। नहीं होनी चाहिए, 10 से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा। हाँ ज़्यादा होनी चाहिए, 10 से अंदर जानी चाहिए। तो 10 से कम कोई ऑप्शन नहीं है, तो वही हो गया 10, मैक्सिमम 10 ना। 10 इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं? अभी सवाल और भी है हमारे पास। फटाफट कैपेसिटर का एक सवाल है, देख लेना जरा एक लाइन क्या आया है। अभी 3 सवाल तो एकदम मक्खन है यहाँ, है ना? 10-12-15 सवाल हो गए करीब करीब। हाँ बिल्कुल हो गए, आप देख पा रहे होंगे, फटाफट सॉल्व हो गए। अगला सवाल कह रहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड का है। One of the two plate is given by 2 microfarad charge and plus 4 microcoulomb charge. The potential difference develop across the capacitor. ये भी कोई सवाल है? कह रहे हैं एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर की एक प्लेट को प्लस 2 माइक्रोफैरेड, दूसरी प्लेट को प्लस 4 माइक्रोफैरेड चार्ज किया गया। सौरभ क्या कहते हो? इसका चार्ज प्लस 4 माइक्रोफैरेड तो कह रहा है, और इसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रो, हाँ वो सॉरी कूलम थे, और ये 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड। यानी एक प्लेट के पास 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, दूसरी प्लेट के पास 4 माइक्रोकूलम का चार्ज, और कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड। व्हाट इज द वोल्टेज? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द कैपेसिटर? कैपेसिटर अक्रॉस पोटेंशियल कितना डेवलप होगा? 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट। क्या कहते हैं? हाँ, क्यू बराबर सी भी लगाएंगे। लेकिन आप बताओ इसकी प्लेटों के बीच में इफेक्टिव चार्ज कितना है? हाँ, अब आने पकड़ में बात, इंडक्शन होगा। प्लेटों के बीच में इफेक्टिव चार्ज की बारे में बात करेंगे हम, चार्ज डिफरेंस। तो बताओ कैसे निकालोगे? 2 माइक्रोकूलम इधर है, 4 माइक्रोकूलम इधर है। उसकी वजह से अंदर वाली प्लेट में माइनस होगा, इसकी अंदर वाली प्लेट पर निगेटिव का 2 चार्ज होगा, और उसके माइनस का 4 होगा। इसकी अंदर वाली प्लेट माइनस का 4 कहलाएगी। अब माइनस का 4 पूरा जोड़ देंगे सब। अब कैलकुलेट करेंगे तो अंदर की प्लेटों के बीच लगने वाला नेट चार्ज चाहिए, तो -2 -4 माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस का 2 आ जाएगा तो क्यू बराबर सी भी लगाएंगे। 2 वोल्ट होना चाहिए इसका आंसर। बिल्कुल कुछ बात ही नहीं। इंडक्शन की वजह से इसकी इनर चार्ज नेगेटिव का 2, उसकी इनर नेगेटिव का 4। अंदर का चार्ज डिफरेंस निकालेंगे टोटल, तो -4 -2 का डिफरेंस -2 आ जाएगा। क्यू बराबर सी भी लगा दो। एक ट्रांजिस्टर का सवाल दे रखा है, सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन ऐसे फर्जी का पंगा फंसा दिया है बच्चों के बीच में। दिखाऊं? देख लो, ट्रांजिस्टर का बड़ा सुंदर सा सवाल आया है। सवाल देखिए, आज का आखिरी सवाल होगा। एक पेपर में एक बात तो पक्की है, बहुत अच्छे और बहुत सरल सवाल बहुत होते हैं
जो बहुत प्यार से लग जाते हैं, उनको उलझने की उलझाने की ज़रूरत नहीं है, उनको फटाफट लगाने की ज़रूरत है। यहाँ ग्राउंडिंग है और ये उठा करके यहाँ भी ग्राउंडिंग है। देख रहा है मैं सवाल में कुछ बातें दे रखी हैं। आरसी, यहाँ एक लोड रजिस्टर लगा है आरसी, वो 1 किलो ओम का है, क्वेश्चन में दे रखा है जी 1 किलो। इसके बाद वीसीसी, वीसीसी, अच्छा ये वाली बैटरी वीसीसी यानी यहाँ वाली जो बैटरी लगी हुई है इसका वोल्टेज 10 वोल्ट दे रखा है। देखना कुछ बात नहीं है, कह रहा है करंट गेन 250 है, इसका मतलब ये बेस होगा, ये करेक्टर है, ये इमीटर है कि नहीं, यानी कॉमन इमीटर मोड में लगाया गया है। कॉमन इमीटर मोड है, इनपुट और आउटपुट के बीच में इमीटर कॉमन है, कॉमन इमीटर। व्हाट इज द मिनिमम बेस करंट, मुझे बेस करंट चाहिए। VCE रीच द सैचुरेशन, VCE सैचुरेशन पर रीच कर जाए। अब क्या करें, तुमको मैंने करंट गेन का रिलेशन बताया है, आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट, यही बताया ना। अब हमसे व्हाट इज द मिनिमम बेस करंट, मिनिमम बेस करंट यानी यहाँ पर करंट गेन बराबर IC अपन I, हाँ करंट गेन इक्वल टू आपको पता है IC अपान IB होता है, IC और IC निकलने वाला है क्योंकि इस ब्रांच की करंट को बड़े प्यार से निकाल सकते हैं I इक्वल टू V/R से। इस वाली ब्रांच में कितना वोल्टेज इंप्लीमेंट है, 10 कितना रेजिस्टेंस इंप्लीमेंट है, 1000। कैलकुलेटेड वैल्यू 1 × 10⁻²। जी तो मेरे को IC पता चल गई है, IB मुझे चाहिए था, आंसर हमारे सामने है। हो गए ना 15 से 18 सवाल। पिकअप करते चले जाओ, देर नहीं लगेगी उतने सवाल लगाने में। देख लीजिए टाइम बंद कर, बीच में बता देना। हाँ रेड वाली बता।